शांत रहिए। पता है ना आज पहला क्लास किसका है? थोड़ा सा शांत होके शांति बनाए रखें, क्योंकि अगर हिंदी में अगर एक भी बिंदी की कहीं भी गड़बड़ हो गई सब अटका नट हो जाएगा। तो बताइए सबको, हिंदी सुनने में बहुत इजी लगता है कि हिंदी क्या है, हिंदी तो पढ़ी नहीं है, लेकिन जब हमारे सामने हिंदी के कुछ क्वेश्चंस आते हैं ना तो हमें पता चलता है कि हिंदी एक्चुअल में है क्या। एक शब्द एक नंबर से क्या होता है, हम कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में रह जाते हैं, और कहीं ना कहीं क्या होता है हमारी भाषा का उस चीज पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जरूरी नहीं है कि सब लोग इंग्लिश में अटेम्प्ट करने वाले हो, ऐसा कोई है जो इंग्लिश में ही केवल अटेम्प्ट करता है, हिंदी तो हमारे लिए जरूरी है ना। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे, और शुरुआत हम करेंगे व्याकरण से ही। आपको पता ही है व्याकरण में आपका सबसे पहला टॉपिक क्या है, पता है किसी को? वर्णमाला। और क्या है वर्णमाला? शांत हो गई। वर्णों की माला। वर्णों की माला। और वर्णों की माला। और क्या चीज है? अच्छा, वर्ण क्या होते हैं? वर्णों की माला तो डिफाइन कर दिया कि वर्णमाला क्या है, वर्णों की माला है, लेकिन वर्ण क्या है? किसकी? भाषा की। तो किसी भी भाषा पे कमांड करने के लिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ हिंदी पे, आप किसी भी नई भाषा को जब सीखने के लिए जाते हैं सबसे ज्यादा क्या जरूरी होता है, उसकी ग्रामर पे फोकस करना। ग्रामर में भी सबसे छोटी इकाई क्या है? उसकी ध्वनि या फिर वर्ण। वर्ण यदि हम कहते हैं, वर्ण की यदि हम डेफिनेशन देखते हैं तो क्या है कि जो मुख अवयवों की सहायता से जिसे उच्चारित किया जाए। उच्चारित कहते हैं, पता है उच्चारित क्या होता है? बोला जाए, जिसका उच्चारण किया जाए, लेकिन कैसा उच्चारण किया जाए? स्पष्ट। स्पष्ट होना चाहिए, सटीक होना चाहिए। उच्चारण कैसा होना चाहिए? स्पष्ट और सटीक। लेकिन ये तभी संभव है जब हमें उस भाषा की या उस भाषा के अंतर्गत आने वाले वर्ण या ध्वनियों की हमें ज्ञान होगा, जानकारी होगी। हमें पता है कि इसे क्या कहते हैं और हमें पता है कि इसे क्या कहते हैं, तभी तो हम इसका उच्चारण सही से कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। ये क्या है? इसे क्या कहते हैं? कोई भी एक लोग बता दो। किस चीज की आवाज निकालता है? ना की या फिर माँ की? ना की निकालता है ना। और ये किस चीज की आवाज निकालता है? हाँ, जैसे हमने देखा होगा ना, बुक पढ़े होंगे, सबने पढ़े होंगे रामः, है ना। तो जब तक हमें इन चीजों की ज्ञान नहीं होगा, छोटी छोटी बिंदियों का ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम किसी भी भाषा को या हिंदी भाषा को नहीं सीख पाएंगे। वर्ण के अंतर्गत आते क्या क्या? जैसे कह दिया कि वर्णमाला है। माला क्या होती है? बहुत सारे मोतियों से मिलकर बनी हुई होती है। वैसे हमारी जो हिंदी की वर्णमाला है वो क्या है? बहुत सारे छोटे छोटे अवयवों से मिलकर बनी हुई है। क्या है वो अवयव? या उन्हें कुछ पारिभाषिक शब्द दिया गया है? क्या पारिभाषिक शब्द दिया गया होगा उन्हें? स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन क्या होते हैं? स्वर और व्यंजन किसे कहते हैं? क्या ये दो नाम देने अलग अलग जरूरी है? जरूरी है? क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है वही बताओ। पता तो है ना सबको इसके बारे में? नाम तो ऐसा नहीं है ना कि कुछ भी अननोन और अपरिचित से पता चल रहा हो कि अपरिचित है, ये शब्द एकदम कहाँ से आ गया। सबने बचपन में पढ़ भी रखे हैं और पढ़ाए भी होंगे, ऐसा नहीं है। अपने छोटे भाई बहनों को या घर में जो भी ट्यूशन क्लासेस देते हैं उन्होंने पढ़ाई भी होगी। लेकिन स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं? अगर हम अलग अलग एक शब्द में, अगर एक लाइन में हम कहें डिफाइन करने के लिए, तो क्या एक परिभाषा होगी इनके लिए? स्वर स्वतंत्र इकाई और व्यंजन स्वर क्या होते हैं? ये स्वतंत्र होते हैं।
स्वतंत्र इकाई नहीं कह सकते, स्वतंत्र ध्वनि। ठीक है, और व्यंजन क्या है, ये आश्रित है, लेकिन किसके आश्रित है, आश्रित ध्वनि है, किसके, स्वर। स्वर वे ध्वनि है या वे इकाई है भाषा की जो स्वतंत्र रूप से बोली जा सकती है, इन्हें बोलने के लिए किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन व्यंजन हमेशा क्या होता है, किसी न किसी स्वर की सहायता से ही बोला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, स्वर यदि हम ले आ, केवल हमने आ बोला ना, यहाँ पे हमें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ रही है। लेकिन यदि हम व्यंजन लेते हैं का, हमें लग तो रहा है ये स्वतंत्र है क्योंकि इसमें कोई मात्रा में नहीं दिख रही। अगर जनरली किसी बच्चे को दिखाते हैं तो क्या कहेगा, सिंपल का है, इसमें कुछ है ही नहीं लगा हुआ। लेकिन जो भाषा का जानकार होगा वो क्या कहेगा, का है और इसमें आ है, क्योंकि बिना किसी भी स्वर की सहायता से कभी भी का को या किसी भी व्यंजन को नहीं बोला जा सकता। यदि इसमें से इसे निकाल दिया जाए तो क्या बनेगा, का, आधा का। शब्द देखा होगा हमने से स्वागत, है ना, तो इसमें सभी व्यंजन तो हमारे पूरे हैं, लेकिन यही व्यंजन क्यों आता है, क्योंकि इसमें क्या नहीं है, स्वर नहीं है। यदि इसमें स्वर होता तो ये पूरा होता, और स्वर नहीं है तो हमारा क्या है, ये आता है। बिना स्वर की सहायता से, क्या एक जनरल सी बात दिमाग में बैठा लो कि बिना स्वर की सहायता से कोई भी व्यंजन कैसा हो जाता है, आधा रह जाता है। यदि इसी सामने हम छोटी ई लगा देते हैं, ये भी क्या एक स्वर है, तो क्या बन जाता हमारा, सी। एक स्वर है, हमारा व्यंजन है, आधा है, ठीक है, इसमें ये स्वर लगाया तो ये पूरा बन गया ना, बन गया हमारा सी। तो स्वर क्या है, जो स्वतंत्र होते हैं, व्यंजन क्या है, जो आश्रित होते हैं। लेकिन किसके आश्रित होते हैं, किसी न किसी स्वर के आश्रित होते हैं। बिना स्वर की सहायता से कभी भी किसी व्यंजन की उच्चारण नहीं किया जा सकता। इतना क्लियर। अब बात करते हैं स्वर की। कितने प्रकार के स्वर होते हैं, और दो प्रकार के कौन कौन से, राग और दीर्घ। हाँ, राग और हिरास नहीं, हिरस्व और दीर्घ। तीन कौन बता रहा है, बताओ तीसरा कौन सा प्रकार है, हाँ, फ्लुत स्वर। तीसरा प्रकार भी इसमें गणना की जाती है, लेकिन यदि हम हिंदी में बात करते हैं तो केवल इन दोनों की। तीसरा जो स्वर है उसकी जो हम देखते हैं, कहीं भी देखने को मिलता है, वो हमें वेद में मिलता है देखने के लिए, वेद में या फिर संस्कृत के व्याकरण में। अगर हम हिरस की बात करते हैं, हिरस मीन्स क्या होता है, हिरस स्वर कौन से स्वर कहलाते हैं, ऐसे स्वर जिनको बोलने में टाइम कम लगता है, या फिर इनको हम एक नाम और देते हैं, मूल स्वर। यानी ऐसे स्वर जहां से बाकी सबकी उत्पत्ति हुई है। तो जितने भी स्वर आप आगे के पढ़ेंगे उन सबकी उत्पत्ति कहां से हुई है, हमारे हिरस हुई है, मूल स्वर से। इनकी संख्या कितनी होती है, 4। कौन कौन से, बोलो भाई, हाँ, और ए कैसा होता है, ए आएगा क्या हिरस स्वर में, केवल रे, ऋषि वाला ए नहीं आएगा यहाँ पर। तो मूल स्वर है वो हमारी केवल 4 है, आ, ई, ओ और रे, ये केवल मूल स्वर है। अब बात आती है दीर्घ स्वर की। दीर्घ स्वर कौन से होते हैं, कौन से होते हैं दीर्घ स्वर, पहले परिभाषा बताओ। इसके बोलने में मूल स्वर से दुगना समय लग रहा है, दीर्घ हो रहा है, वो क्या कहलाएंगे, बातें मत करो भाई। अगर ज्यादा ध्वनि समझ में आ रही तो मुझे बताओ।
कोई भी कंफ्यूजन है तो मैं क्लियर करूंगी, लेकिन आपस में बात मत करो। हो सकता है कि तुम्हारे पास ज्यादा ज्ञान हो, पास वाले के पास कम हो, तो पहुंच जाएगा ना, इसलिए मुझे बताओ। हो सकता है मुझ पे कम ज्ञान हो, तुमसे मेरे पे ट्रांसफर आ जाए। तो दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? जिनके बोलने में दुगना समय लग रहा है। जैसे आ है, उसका क्या हो जाएगा? दीर्घ आ। छोटी ई थी, बड़ी ई हो गई। छोटा ऊ था, और रेत का, रेत कोई है ही, ए ओ और ओ। ये चार जो स्वर हैं, ए ओ और ओ, ये चार किसमें आते हैं? आपके दीर्घ स्वर में। क्यों आते हैं दीर्घ स्वर में? और कोई कारण हो सकता है? दो सुरों से मिलकर कौन कौन सा? जैसे बड़ा हो गया, छोटा छोटा हो गया, बड़ी तो बड़ी भी, छोटी छोटी भी जाएगी, बड़ी भी जाएगी उसमें। और जो ए तो वैसे मिल जाएगा, जो ए होता है वो ए और ई से मिलकर बनता है, और जो ओ होता है वो ए और ओ से मिलकर बनता है। जो ए है वो आपका मिलकर बनता है आ और ई। आ का होना जरूरी है वहां पे। और जो ए है, बड़ा है जिसे हम कहते हैं, वो बड़ा आ, छोटी या बड़ी, यानी इधर वाला जो आपका स्वर है वो बड़ा होना जरूरी है, तभी वो क्या होगा? दीर्घ ए होगा। ऐसी ओ की बात करते हैं तो आपका कैसे बनेगा? आ और ऊ के मिलने से। और फिर ओ कैसे बनेगा? बड़ा ऊ या बड़े ऊ के मिलने से। ठीक है। इसके साथ ही इन्हें एक नाम और दिया जाता है हिंदी व्याकरण या वर्णमाला में। ह्रस्व स्वर को हम कहते हैं एक मात्रिक स्वर। और दीर्घ स्वर को हम क्या कहते हैं? द्विमात्रिक। क्यों ऐसा नाम क्यों दिया गया है? एक मात्रिक और द्विमात्रिक क्यों नाम दिया गया है? इनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है और दीर्घ वाले में इनके उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है। अच्छा ये बताइए, मान लीजिए हमने शब्द लिखा कमल, ठीक है, तीन मेन है इसमें, का, मा और ला। क्या इन तीनों में कोई भी द्विमात्रिक शब्द है? कोई भी द्विमात्रिक वर्ण है? नहीं। कैसे हैं तीनों? एक मात्रिक। तीनों में क्या है? एक मात्रिक है, क्योंकि का में भी क्या मिला हुआ है? आ, मा में भी आ और ला में भी आ। तो जहां पे हमारी मूल स्वर की बात आती है, आ, ई, उ और ए, ये सब क्या है? एक मात्रिक है। इनमें भी कोई भी मात्रा जब किसी भी व्यंजन के साथ लग जाते हैं, व्यंजन के साथ लग जाते हैं, तो वहां पे क्या काम करते हैं? केवल एक मात्रा का काम करते हैं। नीचे में बात करते हैं दीर्घ स्वर की, ये सब कैसे हैं? द्विमात्रिक। ये जब भी किसी व्यंजन के साथ लगते हैं, किसी वर्ण के साथ लगते हैं, तो द्विमात्रा का काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कह दिया कागज, इसमें कोई द्विमात्रिक स्वर है या वर्ण है? का। क्योंकि हम क्यों का में क्यों, बाकी गा और जा में क्यों नहीं है? हाँ, क्योंकि गा और जा ये दोनों क्या है? एक मात्रिक है, जबकि का में हमें एक मात्रा एक्स्ट्रा दिख रही है, तो ये क्या है? हमारा द्विमात्रा। तो ऐसे स्वर जिन्हें बोलने में ऐसे स्वर जिन्हें बोलने में हमें क्या लग रहा है? कम समय लग रहा है, वो कहलाते हैं आपके ह्रस्व स्वर या फिर दीर्घ स्वर। और ऐसे स्वर जिन्हें बोलने में हमारा ह्रस्व स्वर का दुगना समय लग रहा है, दीर्घ समय लग रहा है या द्विमात्रिक समय लग रहा है, वो क्या कहलाएंगे? हमारे द्विमात्रिक या फिर दीर्घ स्वर। तीसरी बात थी हमारी किसकी? तीसरा स्वर किसने बताया था? तीसरा स्वर कौन सा था? प्लुत स्वर। कौन सा होता है ये प्लुत स्वर? प्लुत स्वर वे स्वर होता है, ये केवल एक होता है,
है और इसकी गणना केवल संस्कृत व्याकरण में ही होती है। कौन सा होता है ये? इसे हम इंडिकेट किससे करते हैं? जिसके बोलने में हमारा क्या लगता है, ह्रस्व स्वर का या दीर्घ स्वर का तिगुना समय लग रहा है, वो कहलाता है प्लुत स्वर। जैसे मान लीजिए हमने कहीं देखा होगा, लिखा हुआ, सबने देखा होगा गायत्री मंत्र है, वहां भी क्या है, ये 3 का आकृति जो बनी हुई है वो इसलिए बनी हुई है क्योंकि तिगुना समय लग रहा है इसे बोलने में, तो ये क्या कहलाएगा? प्लुत स्वर। ऐसा स्वर जिसे बोलने में एक मात्रिक स्वर का तिगुना समय लगता है वो कहलाता है आपका प्लुत स्वर। ये केवल संस्कृत में ही देखने को मिलता है, या फिर हमारे जो मंत्र होते हैं, वेद से रिलेटेड जितनी बातें होती हैं, श्लोक होते हैं, उनमें ही देखने को मिलता है ओम का। इस तरीके से पता चल गया कि स्वर कितने होते हैं। टोटल स्वर की संख्या कितनी है? 11। टोटल स्वर जो हमारे हो गए वो हो गए 11। यदि ये जो है 11 स्वर जो देखने को मिलते हैं वो हमारे हिंदी में, और यदि संस्कृत की बात करते हैं तो वहाँ होते हैं हमारे 13 स्वर। एक प्लुत स्वर और दूसरा एक स्वर और वहाँ पे ऐड हो जाता है, वो होता है आपका लिव, जबकि हिंदी में इसको हम देखने को नहीं मिलता, बल्कि वर्णमाला में कहीं पर भी इसका कहीं पे भी कोई परिचय नहीं है, केवल संस्कृत में ही है। तो संस्कृत में यदि पूछा जाता है आपसे तो पूछा जाएगा 13 स्वर है, और हिंदी में आपके 11 स्वर है, जिसमें 4 आपके हो गए ह्रस्व या एक मात्रिक स्वर और आपके 7 हो गए द्विमात्रिक स्वर। अब बात आती है व्यंजन की। क्या होते हैं व्यंजन? ऐसे वर्ण या ऐसी ध्वनि जिन्हें स्वर की सहायता से बोलते हैं, किसी भी स्वर की सहायता से बोल सकते हैं, चाहे वो आपके ह्रस्व हो या फिर दीर्घ हो। कितने होते हैं संख्या में? 33 जो स्वर है इन्हें अलग अलग वर्गों में भी विभाजित किया गया है, पता है? पहला जो आपका आता है कैटेगरी वो आती है स्पर्श व्यंजन। कौन सा होते हैं स्पर्श व्यंजन? का से लेके और इस तरीके से जो इनकी संख्या है वो हो गई 25। ये वर्ग है का, चा, पा, टा और था। हो सकता है इनका सीक्वेंस थोड़ा आगे पीछे हो गया, लेकिन ये क्या है, इनकी संख्या कितनी है यहाँ पे? 25। दूसरी कैटेगरी कौन सी आती है? ऊष्म व्यंजन। ये कौन से व्यंजन होते हैं? बोलने में गर्म होगा। गर्म होगा? ऊष्मा के क्या होता है ऊष्म व्यंजन? जैसे श्राप ऊष्मा की क्षमता होती है। ऐसे व्यंजन जिन्हें बोलने में हमारे मुख के अवयव आपस में क्या होते हैं? रगड़ते हैं, और साथ में क्या होते हैं? ऊष्मा उत्पन्न होती है, वो कहलाते हैं आपके ऊष्म व्यंजन। इनकी संख्या कितनी है? 4। कौन कौन से हैं? तीनों प्रकार के शाक और भाग, सा और हा। स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। तीसरा प्रकार आता है अंतस्थ। कौन सा होते हैं अंतस्थ व्यंजन? यार अलावा ही क्यों अंतस्थ व्यंजन कहलाएंगे? यार अलावा को ही अंतस्थ व्यंजन क्यों कहेंगे?
ग्यारह, इन चारों को ही अंतस्थ व्यंजन क्यों कहा जाता है? क्या कुछ और नहीं? और कोई कारण हो सकता है? पल्लवी, शांत कैसे? बताओ भाई, अंतस्थ व्यंजन कोई और? इसमें उच्चारण का कोई रोल नहीं है। यहाँ पे क्या है, अंतस्थ व्यंजन उन व्यंजनों को कहा जाता है। पाणिनि का नाम तो सुना होगा ना तुमने? कौन थे पाणिनि? माहेश्वर सूत्रों की रचना की थी। और वहीं से क्या हुआ, जितने भी आपके सामने जो भी भाषा देखने को मिलती है, चाहे वो हिंदी हो, संस्कृत हो, किसी भी भाषा का कोई भी रूप है, वो कहाँ से निकल के आया है? पाणिनि से। तो वही चीज है, अंतस्थ व्यंजन वे व्यंजन या वे वर्ण है जो स्वर और व्यंजन दोनों के बीच एक मध्यस्थता का काम करते हैं। मध्यस्थता का मतलब जब हम पाणिनि का माहेश्वर सूत्र देखेंगे तो या, रा, ला और वा, ये दोनों क्या है, उस माहेश्वर सूत्र में स्वर और व्यंजन के बीच में देखने को मिलते हैं, इसलिए ये अंतस्थ व्यंजन इनका नाम भी दिया गया है। चौथे नंबर पे आपके आते हैं संयुक्त व्यंजन। ये कौन से व्यंजन है? अच्छा ये बताओ, यहाँ तक तो हमारी 33 की बात हो गई पूरी। ये कितने थे? 25, 4, 25, 8, 33 पूरे हो गए ना? फिर ये 4 संयुक्त व्यंजन कहाँ से आ रहे? ये मिलके बनते हैं। क्यों, किसके मिलने से बने? केवल दो? क्योंकि ये क्या है, स्वर और व्यंजन के मिलने से बने। कौन कौन से हैं? कक्षा वाला शा, त्रा, ज्ञा, और एक और है श्री वाला श्रा। ये 4 जो है वो क्या है आपके संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इसी तरीके से स्वर भी थे संयुक्त। कौन से थे संयुक्त स्वर? 4 संयुक्त स्वर पढ़े थे, ए, ओ और औ। 4 संयुक्त स्वर होते हैं और इसी तरीके से 4 क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं। संयुक्त का नाम बताइए जहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलते हैं। तो वही चीज है, व्यंजन में भी क्या है कि जहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा ध्वनियों का मिलन होता है या संयोग होता है, वहां पे क्या होता है? संयुक्त व्यंजन नाम दिया गया है। जैसे कक्षा में अगर हम कहते हैं शा, बहुत से लोग देखा होगा ना उच्चारण गलत करते हैं इसका। क्यों करते हैं? क्या कहते हैं इसे? छा की ध्वनि देते हैं ना, लेकिन क्या सही है वो? फॉर एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है, क्या पढ़ेंगे इसे? यहाँ तो हम सही पढ़ रहे हैं कक्षा, लेकिन अगर हम कहें का, क्या ध्वनि निकल के आ रही है हमारी? कक्षा, ऐसे निकल के आ रही है ना ध्वनि। तो हमें पता है बोलने में कि ये जो स्वर है या फिर ये जो व्यंजन है इसके अंदर, ये क्या है? ये दोनों मिलकर बना है। शा जो है आपका यहाँ पे किससे मिलकर बना है? का, शा और आ। जब तक स्वर नहीं मिलेगा तब तक इसका उच्चारण भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि चूंकि दोनों व्यंजन क्या है? आधे हैं। का भी आधा है और शा भी आधा है। उसके बाद क्या मिलके बना है इसमें? आ। तो बन गया हमारा कक्षा का शा। फिर बात आती है त्रा। त्रा किससे मिलकर बना है? ता, रा और आ। ता, रा और आ, इन तीनों के मिलने से क्या बना हमारा? त्रा। फिर आती है आपकी ज्ञा। ज्ञा किससे बना है? जा। कौन सा है? कौन सा वाला या बनेगा यहाँ पे? क्या होगा?
वो नहीं हलेगा। वहाँ नहीं है, ये भी या ही कहलाता है। आप लोगों ने देखा होगा बहुत से लोग क्या बोलते हैं, ज्ञानी होता है ना शब्द, क्या बोलते हैं? ज्ञानी। ज्ञानी अर्थ का अनर्थ मत लगाओ, नहीं तो वही चीज याद रहेगी और वही निकलेगा सामने मुझे, सामने वाला फिर बताएगा कि कितने ज्ञानी हो। ठीक है, तो क्या कैसे हमने बनाए? जा, इसे भी हम क्या कहते हैं? या की ध्वनि निकलता है ये, और क्या है? आप। फिर बात आती है आपकी श्रा। श्रा कैसे बनाए? तालव्य शा, रा और आ। शा, रा और आ जब हम बोलते भी हैं तो हमें अपने आप ही महसूस होगा कि हमारे बोलने में किन किन शब्दों का या किन किन ध्वनियों का उच्चारण हो रहा है हमारे मुख से। इसमें कुछ पूछना है किसी को? कोई कंफ्यूजन? पूछना हो तो बताओ, या कुछ भी ऐसा लिखा हो जो फिर हो सकता है बाई मिस्टेक गलत लिख गया हो, कुछ अलग पढ़ रखा हो। नहीं पूछना है ना? मैं पूछूं फिर? क्या बात? स्वर और व्यंजन ये दोनों तो हमने पढ़ लिए, ठीक है, कुछ पूछना नहीं है ना इसमें। अब बात करते हैं इनके उच्चारण स्थान। स्वर और व्यंजनों के उच्चारण स्थान की बात करते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं उच्चारण स्थान? कौन सा स्वर या कौन सा व्यंजन किस उच्चारण स्थान से बोला जाता है? सबसे पहले बात करते हैं कंठ की, है ना। कंठ से कौन सा बोला जाता है? आ। एक केवल शब्द याद कर लेते, अकू, ठीक है। अकू का मतलब क्या हो गया? आ। का मतलब हो गया आपका कावल, और हा का मतलब क्या हो गया? हा के साथ विसर्ग, यानी हा भी और साथ में क्या होना चाहिए? विसर्ग भी। ये जो चार चीजें कहां से बोली जाती है? कंठ से, यानी छोटा आ या बड़ा। का वर्ग में जो 5 ध्वनियां आती हैं आपके, व्यंजन आते हैं, का, खा, गा, घा, ऋणाकर, हा और विसर्ग, ये चार चीजें कहां से बोली जाती हैं आपकी? कंठ से। और जो कंठ से निकलने वाली जो ध्वनि होती है वो क्या कहलाती है? कंठे ध्वनि। हा कैसी है आपकी? कंठे ध्वनि। विसर्ग कैसी है आपकी? कंठे ध्वनि। तो जो भी ध्वनियां कंठ से निकलती है वो क्या कहलाती है? कंठे ध्वनि कहलाती है। और साथ में ही कंठ से बोलने वाले जो शब्द है या वर्ण है या उच्चारण है वो कौन कौन से किए जाते हैं? आ, का, हा और विसर्ग। कंठ के बाद बात आती है किसकी? तालु। तालु से कौन कौन से बोली जाती है? ई, चावल और इचू, ये शानाम तालु।
चावल, या और शा, ये जो है आपके ये क्या कहलाते हैं? तालव्य ध्वनि। ई में केवल ई आएगा क्या? केवल ह्रस्व ही आएगा? दोनों आएंगे, दीर्घ भी आएगा और ह्रस्व भी आएगा। चा में क्या आएगा? चावल, या और शा। यानी कि तालव्य ध्वनि कौन सी होती है हमारी? ई, ह्रस्व हो या दीर्घ हो। चावल में जितनी भी आपकी 5 व्यंजन ध्वनि आती हैं, चा, छा, जा, झा, या और शा, ये जो आपके कहां से बोले जाते हैं? तालु से। और तालु से निकलने वाली जो भी ध्वनियां होती हैं वो चाहे स्वर हो या व्यंजन हो, क्या कहलाती है? तालव्य ध्वनि। कंठ हो गया, तालु हो गया। अब इसके बाद कौन सी आती है बात? मूर्धा। क्या होता है मूर्धा? मूर्धा किसे कहते हैं? मूर्धा कहते किसे हैं? और जिसे बोले ना जवान जो मतलब जीभ के आगे पास क्या हमारे मुख व्यवहार में कुछ अलग सा ऐसा पार्ट होता है जिसे हम मूर्धा नाम से संबोधित करते हैं? भाई दंत हमें दिखते हैं, दांत दिख रहा है ना सबके, बत्तीसी सबकी दिख रही है, ठीक है। कंठ भी हमें पता है कि हमारा कंठ क्या है, प्रॉपर एक स्पेस में पता है हमारी बॉडी ऑर्गन क्या है। कंठ भी पता है, तालु भी पता है, दंत भी पता है, ओष्ठ भी पता है। लेकिन मूर्धा ऐसी कौन सी जगह है जो हमें नहीं दिखती है लेकिन हमारे मुख व्यवहार में पाई जाती है? कौन सा होगा? अगर पता है तो बता, और नहीं पता है तो आपस में बातें मत करो। मूर्धा एक ऐसा स्थान होता है जिसे हम कहते हैं ना, अगर बायोलॉजी के होंगे कुछ लोग या जो भी है, तो कंठ से और तालु के बीच में एक स्थान होता है। जैसे बच्चे जब छोटे होते हैं तो दिखता है ना, अगर उनका मुंह खोलते तो एक गॉगल सा एक लटका हुआ होता है उनके गले में। जैसे जैसे उनकी आयु बढ़ जाती है वो क्या हो जाता है, वो अपने आप ही विलुप्त हो जाता है, वो डेवलप हो जाता है। तो वही चीज क्या कहलाती है? मूर्धा। और जब मूर्धा में यदि किसी व्यक्ति के विकार होता है तो इन शब्दों का उच्चारण वो स्पष्ट नहीं कर पाता है। किसका? ऋषि का रा, टावर, रा और मूर्धन्य शा, इसलिए इसे मूर्धन्य शा कहते हैं। ऋतु रसायण मूर्धा, ये एक सूत्र है संस्कृत में, पाणिनि के व्याकरण से लिया गया है। मूर्धा में कौन कौन से आते हैं? ऋषि का रा आता है, टा वर्ग में जो ध्वनि आती है टा, ठा, डा, ढा, रा, रा जो आपका कहां से लिया गया है? अंतस्थ व्यंजन है। और शा, शा कौन सा व्यंजन है? ये तीनों क्लियर है? कंठ, तालु और मूर्धा। और मूर्धा से निकलने वाली जो भी ध्वनियां होती है वो कौन सी कहलाती है? मूर्धन्य ध्वनि। अब इसके बाद कौन सी बात आती है? कौन सी ध्वनि रह गई? दंत। दंत से निकलने वाली ध्वनि कौन सी होती है? दंत ध्वनि। और कौन सी होती है? और ऋतु। एक सूत्र है लिर, टावर, ला और सा। ये जो चार ध्वनियां हैं, या फिर ये जो चार तरीके के जो आपके वर्ण का विभाजन हुआ है वो कहां से हुआ? आपका दंत से। अगर बोलने की कोशिश करोगे या तो खुद देखोगे आप उच्चारण करते हुए तो क्या देखोगे कि ये जो चार तरीके के आपके स्वर या व्यंजन है ये दंत की सहायता से बोले जाते हैं। आपका लिर हो गया, टावर, टावर में जो पांचों व्यंजन आते हैं कौन कौन से होते हैं? पांचों व्यंजन टावर में दाधा, दाधा, ना, ला और दंते सा। ये जो चार तरीके के स्वर या व्यंजन है कहां से बोले जाते हैं? दांत से। अच्छा ये बताओ इसमें कोई स्वर दिख रहा है?
ये जो 4 नाम लिखे हैं मैंने, इनमें कोई स्वर है? कोई स्वर है या नहीं है? तो सबसे पहला वाला है यही स्वर। हाँ, जो सबसे पहला लिखा हुआ है लामे रा लगा हुआ है, लिट जो है ये सबसे पहला क्या है? ये स्वर है। लिटु लसाना दंत क्या है? ये दंत से बोले जाते हैं और दंत ध्वनि ये कहलाती है। इसके बाद कौन सी ध्वनि आती है? कौन सा उच्चारण स्थान लाइए आप? कंठ हो गया, तालव्य हो गया, मूर्ध, दंत और 5वां रह गया अपना ओष्ठ। कौन सी ध्वनि ऐसी होती है जो ओष्ठ की सहायता से बोली जाती है? ऊपर वाली ओष्ठ। और इनसे निकलने वाली ध्वनि को हम क्या कहेंगे? ओष्ठीय ध्वनि। अब यहाँ पे क्या देख रहे थे हम? जो स्वर है वो भी क्या चल रहे हैं? आपके स्वीकेंस से चल रहे हैं। क्रम छोटा छोटी ई, फिर क्या था आपका ऊ, और क्या था रे। ये चारों स्वर आ गए जो हमारे मूल स्वर थे। 5 तरीके के जो आपके स्पर्श व्यंजन के वर्ग बटे हुए थे, कावर, चावर, टा, ता और पावर। ये 5 वर्ग भी हमारे 5 उच्चारण स्थान में आ गए। 5 से क्या हो गया आपका? पावर। पावर के अंतर्गत आने वाले जितने भी स्वर या व्यंजन होते हैं वो सब क्या आते हैं? आपके ओष्ठ की सहायता से बोले जाते हैं। कौन कौन से होते हैं वो? पा और पा, फा, बा, भा, मा। ये जो 5 आपके व्यंजन है वो किसकी सहायता से बोले जा रहे हैं? ओष्ठ की सहायता से। और इसके साथ ही आपका क्या है? वा। इसमें किसी को कुछ पूछना है? पूछना है? कुछ नहीं? दो उच्चारण स्थान और आते हैं इसके अलावा। एक होते हैं कंठ तालु और कंठ ओष्ठम। कौन कौन से हैं? कंठ तालु किसे कहते हैं और कंठ ओष्ठम कौन सी ध्वनि है? बताओ भाई क्या हुआ? क्या लिखा है? क्या मतलब हुआ इसका? कुछ मतलब है इसका? नहीं। नाम से तो पता चल रहा है कि ऐसी ध्वनियां जो कंठ और तालु दोनों की सहायता से बोली जा रही है वो क्या कहलाएंगी? आपकी कंठ तालु ध्वनि कहलाएंगी। लेकिन इसमें ये क्यों लिखा है? ये क्यों लिखा है? दोनों प्रकार के जो ए हैं, ए और ए, ये जो दोनों प्रकार के ए हैं ये किससे बोले जाते हैं? कंठ और तालु से। ये क्या कहलाते हैं? यदि हम नॉर्मल एक फिर से वापस आते हैं वर्णमाला में, कौन से व्यंजन कहलाते हैं? कौन से स्वर कहलाते हैं? दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। किसके मिलने से बनते हैं?
वो छोटा हो, ये बड़ा हो, ये छोटी ई हो या फिर बड़ी हो। लेकिन एक कंठ तालु का नाम ही क्यों दिया गया? क्योंकि आ का जो उच्चारण स्थान है वो कहाँ से हो रहा है? कंठ से। सबसे पहले हमने पढ़ा था ना, आ का उच्चारण स्थान कहाँ से हो रहा है? कंठ से। और जो आपका ई है इसका उच्चारण स्थान कहाँ से हो रहा है? तालु से। कहाँ से पढ़ा था हमने? इचु येषा नाम तालु था। इसलिए कंठ और तालु से बोले जाने वाले जो आपके दो उच्चारण स्थानीय जो दो ध्वनि है वो कौन सी है? छोटा ए और बड़ा ए। और नाम क्या दिया जाता है? ए द्वैतो, यानी कि दोनों प्रकार के ए, छोटा ए और बड़ा ए। अब बात आती है कंठोष्ठम। कंठ और ओष्ठ ये कौन से होते हैं दो? इसे नाम दिया था ओ दैतो, यानी कि दोनों प्रकार के ओ। ओखली वाला ओ और औरत वाला ओ। ये दोनों प्रकार के जो ओ है वो किससे बोले जाते हैं? कंठ और ओष्ठ की सहायता से। अब जैसे हमने पढ़ा था अभी कि कंठ तालु में ए जो है वो ए ही क्यों आ रहा है? समझ में आ गया था ना? अब ये बताओ कि कंठोष्ठम में ओ और ओ ही क्यों आया? किसके मिलने से जो ओ है वो किस, ये मान लीजिए फॉर एग्जांपल ओ और ओ जो है किससे मिलने से बनना है? आ प्लस उ। जैसे हमने पहले ही पढ़ा था ये संयुक्त स्वर है। आ किससे मिलके बनना है? कंठ से। और उ किससे मिलकर बनना है? ओष्ठ से। इसलिए इन दोनों प्रकार के ओ को हम क्या संज्ञा देते हैं? कंठोष्ठम की संज्ञा देते हैं। ओ और औ हमारे कंठ और ओष्ठ की सहायता से बोले जाते हैं। कुछ भी कंफ्यूजन है? पूछना है कुछ? लिखना तो नहीं है ना कुछ? हटा दो। इसके अलावा वर्णमाला में क्या है तुम लोग का सिलेबस में? है कुछ और नहीं? वर्णमाला में कुछ और है इसके अलावा ही नहीं है? वर्णमाला में इसके अलावा कुछ सिलेबस में है या नहीं है? बताओ भाई, शांत क्यों हो जाते हो तुम लोग इतना? देख लेना फिर भी अगर कुछ छूटा हुआ हो वर्णमाला के अलावा। संधि है नहीं है? संधि है? संधि है। कौन कौन सी संधि है? कौन कौन सी संधियां हैं? संधि कौन कौन सी है भाई बताओ? अच्छा संधि होती कौन कौन सी है ये बताओ?
व्यंजन कौन सी होती है? स्वर संधियां वे संधि होती हैं जहां पर स्वर प्लस स्वर हो। स्वर तो पता ही चल रहा है ना कौन कौन से स्वर है, यानी पहले वाला भी क्या हो स्वर हो और बाद में आने वाला भी स्वर हो। संधि कहते हैं किसी इन दोनों के बाद क्या होता है, एक परिवर्तन हो जाता है और वही परिवर्तन क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल एक देखते हैं, मान लीजिए आपके सामने विद्यार्थी, ठीक है, आपसे कहा जाए इसका विच्छेद करिए, क्या करोगे विच्छेद में? विद्या प्लस आरती होगा या आरती होगा? है आरती कितने लोग कह रहे हैं और अर्थी कितने लोग कह रहे हैं? आरती किसके अनुसार होगा? एड्रेस कर लो। भाई आरती होगा, आरती कोई शब्द नहीं होता है। आरती जो एक शब्द है वो आपका निषेधात्मक है, आरती ही होगा। आरती का मतलब क्या होता है? चाहने वाला, जो जिज्ञासु होता है, जिसके अंदर जिज्ञासा होती है वो क्या कहलाता है? आरती। जैसे कहते हैं ना स्वार्थी, स्व प्लस अर्थी नहीं कहते हैं ना, वहां पे हम कहते हैं स्व प्लस आर्थी, यानी केवल अपना चाहने वाला, अपने प्रति जिज्ञासा रखने वाला। तो क्या है? विद्या प्लस आरती। जब हम इसका विच्छेद करेंगे तो क्या रूप निकल के आएगा? विद्या प्लस आरती। लेकिन जब हम इसको संधि करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा? विद्यार्थी। अब यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है हमें कि विद्या तो यहाँ था, यहाँ पे आ गया विद्या, लेकिन जो बड़ा था वो कहाँ विलुप्त हो गया? कहाँ विलुप्त हो गया वो? इसी में ही लग गया। और जो विकार उत्पन्न हुआ वो क्या उत्पन्न हमारे सामने आया? विद्यार्थी। ये क्या है? स्वर संधि का रूप है। अलग अलग करना दोनों स्वरों को क्या कहलाएगा? हमारा विच्छेद। और जब उनका मिला हुआ एक रूप संयुक्त रूप लिखा जाता है तो वो क्या कहलाता है? संधि। इसलिए आपके सामने दो शब्द देखने को मिलते हैं आपको, संधि और संधि विच्छेद। संधि क्या है? मिला हुआ रूप, और विच्छेद क्या है? उसको अलग अलग कर देना दोनों शब्दों को। एक होगी आपकी स्वर संधि, दूसरी कौन सी होती है आपकी? व्यंजन संधि। क्या होता है व्यंजन संधि में? जिसमें व्यंजन से व्यंजन का परिवर्तन होता है। केवल व्यंजन व्यंजन नहीं व्यंजन अथवा स्वर दोनों ही हो जाते हैं। दोनों ही हो जाते हैं, यानी एक तरफ व्यंजन होना जरूरी है, चाहे वो दोनों तरफ भी हो सकता है और एक तरफ भी हो सकता है। ठीक है, दोनों तरफ भी व्यंजन हो सकते हैं और साथ में एक तरफ भी व्यंजन हो सकते हैं, तब वो क्या कहलाएगी? आपकी व्यंजन संधि। कोई एग्जांपल पता है व्यंजन संधि का? एक शब्द ले लेते हैं, सच्चरित्र। सच्चरित्र ये कैसा उदाहरण है? किसका है? क्या यहाँ पे कोई स्वर दिख रहा है? या आप ये कह सकते हैं यहाँ पे कोई स्वर नया निकल के आया है या जिसका विच्छेद करेंगे? अच्छा ये बताओ विच्छेद क्या होगा इसका? ताएगा चाहेगा? सत और चरित्र। फिर यहाँ पे भी क्या था? आपका ता था और यहाँ क्या था? ये भी चा था। दोनों किस में पढ़े हमने? व्यंजन में पढ़े। दोनों तरफ व्यंजन थे और इन दोनों के मिलने से जो परिवर्तन हुआ वो क्या कहलाया? हमारा व्यंजन संधि। हमारा क्या बन गया? सच्चरित्र। तीसरी आपकी एक संधि और आती है, कौन सी होती है?
क्या होती है विसर्ग संधि? कौन सी होती है विसर्ग संधि? जहाँ पे विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन है, हाँ। बच्चे के साथ में स्वर या व्यंजन के साथ में व्यंजन है, वो कहलाती है विसर्ग संधि। परिवर्तन कुछ होता है या नहीं? हाँ। कुछ जगहों पे परिवर्तन होता है और कुछ जगहों पे परिवर्तन निषेध है। बात करते हैं सबसे पहले हम स्वर संधि की। क्या होती है स्वर संधि? कौन कौन सी होती है? कितनी संख्या होती है इनकी? 5। कौन कौन सी? सबसे पहले दीर्घ, फिर यड़ और अयान। क्या अंतर होता है पांचों में? दीर्घ, गुण, वृद्धि, यड़ और अयानी। दीर्घ क्या होता है? जब पूर्व पद, 2 पद होते हैं ना संधि करने में, और उत्तर पद दोनों क्या हो? सेम हो, समान होते हैं। जब पूर्व पद यानी पहला पद और उत्तर पद यानी कि बाद में आने वाले पद का जो भी स्वर है वो क्या हो? सेम हो, तो क्या हो जाता है? उसका दीर्घ हो जाता है। पद समझ में आ रहा है? पद क्या है? पद ना लिख के स्वर लिख लेते हैं। पहले पद का जब हम विच्छेद कर रहे हैं, जब पहले मान लीजिए यहाँ पे हमने लिखा था विद्यालय, ठीक है? यहाँ पे क्या था? पूर्व पद का जो अंतिम स्वर है वो क्या है? आ। और उत्तर पद का पूर्व स्वर क्या है? आ। दोनों क्या है? सेम है या नहीं है? सेम होने के कारण इनका क्या होगा? दीर्घ हो जाएगा। दीर्घ स्वर यही कहलाता है, या दीर्घ संधि यही कहलाती है कि जहां पे क्या हो, जो भी हमारे स्वर है वो किसकी आवाज दे रहे हैं? दीर्घ की आवाज दे रहे हैं, द्विमात्रिक की आवाज दे रहे हैं, वो क्या कहलाएंगे? आपकी जितनी भी दीर्घ संधि। इसके अलावा बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ा ऋ, ये 3 जो कहलाएंगे वो किसमें आएंगे? आपके दीर्घ संधि में। एग्जाम्पल, कमीज कैसे बनेगा? कमीज कभी प्लस ईश। वहां में कौन सी मात्रा लगेगी? छोटी। और ईश में ये तो एग्जाम्पल क्या था? बड़ा था और यहाँ पे बड़ा था, लग रहा है कि हाँ दोनों तरफ बड़ा है, लेकिन यहाँ पे क्या हमारा? यहाँ छोटी ई है और यहाँ क्या है? बड़ी। क्या दोनों सेम है? सेम है या नहीं है? नहीं है। छोटी ई और बड़ी ई दोनों सेम है या नहीं है? भले ही एक मात्रिक है या द्विमात्रिक है, लेकिन दोनों का उच्चारण स्थान तो सेम है ना। तालु से बोली जा रही है तो दोनों का उच्चारण स्थान भी सेम है, इसलिए क्या कहलाएंगे? सेम ही कहलाएंगे। ये एक मात्रिक और ये क्या है? द्विमात्रिक। जो हमारा परिवर्तन या संधि होगी तो क्या बन जाएगा? कबीश, यानी कि बड़ी। जहां पर भी हमें दीर्घ संधि या दीर्घ स्वर की दिखाई देता है किसी भी शब्द के अंतर्गत, वहीं से हम उसका क्या करते हैं? विच्छेद करना शुरू कर देते हैं, और विच्छेद के बाद जो परिवर्तन निकल के आता है वो हमारा कहलाता है दीर्घ संधि।
एक शब्द और लेते हैं, ऊ का क्या बनेगा इसका विच्छेद? वहां में कौन सी मात्रा लगेगी? छोटे नहीं, हाँ छोटा ऊ लगेगा या बड़ा ऊ? बड़ा ऊ ही लगता है, उत्सव में छोटा ऊ होता है। उत्सव में छोटा ऊ होगा, वधु में क्या होगा? बड़ा ऊ। अब पूर्व पद जो हमारा है वधु, इसका जो अंतिम स्वर है वो क्या निकल के आ रहा है? छोटा ऊ, सॉरी बड़ा ऊ। और इधर क्या निकल के आ रहा है? छोटा ऊ। क्या दोनों सेम है? दोनों समान है ना? क्योंकि दोनों का उच्चारण स्थान क्या है? एक ही है। कौन सा है? दोनों का उच्चारण स्थान कौन सा है? ओज। दोनों का उच्चारण स्थान सेम है, दोनों ध्वनियां भी सेम है, इसलिए क्या कहलाएंगी ये? और इसके बाद जब दीर्घ बनेगा तो क्या बनेगा? बड़ा ऊ। हम बस इस दोनों शब्दों का उच्चारण स्थान करने के बाद यानी विच्छेद करने के बाद जब इसकी संधि बनाएंगे तो क्या बनेगा हमारा? वधु उत्सव। यानी छोटा ऊ और बड़ा ऊ दोनों मिलकर क्या होगा? बड़ा ऊ, और हमारा उसी में विलुप्त हो जाएगा वधु उत्सव। इस आधार पे हम दीर्घ संधि की परिभाषा दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं? इस आधार पे जो भी हमने 3 शब्द पढ़े थे आ, ई और उ के, कोई दीर्घ संधि की परिभाषा दे सकता है या नहीं? किसे कहते हैं दीर्घ संधि? पहली संधि पढ़ी है ना दीर्घ संधि। क्या होती है दीर्घ संधि? परिभाषा दे सकते हो नहीं? जब दोनों पद विच्छेद के बाद दोनों पदों का आदि स्वर और पूर्व पद का उत्तर पद का पूर्व स्वर दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं? दीर्घ हो जाते हैं। वो क्या कहलाएंगे? आपके दीर्घ संधि के अंतर्गत आएंगे। फिर दूसरी संधि कौन सी थी? दीर्घ संधि या गुण संधि। क्या होती है गुण संधि? गुण संधि किसे कहेंगे? बोलो। आ प्लस ई मिलके ए बनता है, और सिर्फ ए क्या है गुण संधि के अंतर्गत? हंसो, क्या बात है? अच्छा सवाल लगा रहे हो, कौन सा? एक टाइम में एक काम में। अच्छा ये भी छूट जाएगा फिर तो कर रहे हो। अगर इतनी देर में मैंने तुमसे पूछ लिया कि तुम क्या कर रहे थे, तो जो तुम कर रहे थे वो भी छूट गया। इसमें एक टाइम में एक काम करो। गुण संधि किसे कहेंगे? जहां पर पहले आने वाला जो स्वर होगा वो क्या होगा? आ ही होगा, और बाद में आने वाला स्वर क्या होगा? या तो ई होगा या ऊ होगा। यदि आ के सामने ई आता है क्या बनेगा? ए। और यदि आ के सामने ऊ आता है तो नेत्र। क्या ये गुण संधि का उदाहरण कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं नहीं? ना बनेगा ना तो छोटा आई होता है और फिर प्लस ई आ जाएगा एक तरफ। हाँ वो एक में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा और कोई उदाहरण बताओ। नरेश नरेश और देवऋषि
देवेश, गणेश, सुरेश, ये सारे है ना। सुरेश, महोदय, ओके आ जाएगा। ठीक है, सुरेश में क्या है, क्या आएगा बच्चे, सुर प्लस ईश। इसमें क्या निकल रहा है, स्वर कोई है या नहीं है, और इसमें क्या निकल रहा है, दोनों में क्या बना, ए। और जब ए बना तो क्या बन गया हमारा, सुरेश। छोटी मिट्टी भी ये बनेगा और बड़ी मिट्टी कंफ्यूजन है। छोटा आ छोटी ई मिलकर भी ए बनता है और छोटा आ बड़ी ई मिलकर भी ए भी बनेगा। अगर कंफ्यूजन तुम्हें वहां पे हो रहा है जहाँ पे दो मात्राएं लग रही हैं या फिर वो आपका वृद्धि में आ जाएगा। तदय में क्या होगा, तदा प्लस ए, वहां पे ए आ रहा है, ए में नहीं आएगा, वहां पे ए आएगा। यानी जब मिलकर बन जाते हैं ए ओ और औ, वहां पे वृद्धि संधि की बात हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, केवल ई की बात हो रही है, मूल स्वर की बात हो रही है, यहाँ पे संयुक्त स्वर की बात ही नहीं कर रहा है केवल। वृद्धि संधि में क्या होता है, हमारे संयुक्त स्वर की बात होती है। दूसरा शब्द कौन सा लिया था, महोदय या सूर्योदय, महोत्सव, भानुदय, ये सब क्या है, भानुदय नहीं भानोदय। ये सारी किसके उदाहरण है आपके, गुण संधि के। ये दिन कहते हैं सूर्योदय। सूर्योदय कैसे बना है, सूर्य प्लस उदय। उदय नहीं ना यहाँ पर, उदय लिख सकते हैं। सूर्य का क्या निकला है, छोटा आ, भाई यहाँ में कौन सी ध्वनि निकल के आ रही है, स्वर छोटे आ की। और उदय में क्या है, और जब ये दोनों का संधि करेंगे तो क्या बनेगा हमारा, ओ, क्या बन जाएगा, सूर्योदय। एक बेसिक सी चीज समझ लो, जहां पर क्या है, छोटे ओ की मात्रा हो या छोटे ए की मात्रा हो, ये क्या कहलाती है, गुण संधि कहलाती है। लेकिन इसके विपरीत जहां पर दो मात्राएं होती है, चाहे वो बड़े अ की हो या बड़े ए की हो, वो कौन सी कहलाएंगी, वृद्धि संधि। पहली हो गई दीर्घ, दूसरी हो गई गुण और तीसरी कौन सी है, वृद्धि। वृद्धि संधि में क्या है, जब आपके सामने यहाँ पर क्या हो, छोटा आ हो, बड़ा हो, और बाद वाले में क्या आता है, ए हो या फिर ए हो, क्या बनेगा, परिवर्तित रूप क्या आएगा, बड़ा ए। सदैव, सदा प्लस ए। यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है, बड़ा आ, और ये क्या है, ए, दोनों का रूप क्या हुआ, ए, क्या बन गया, सदैव। दूसरा क्या नियम कहलाता है वृद्धि संधि का, जब छोटा आ हो, बड़ा हो, प्लस क्या हो, छोटा ओ हो या फिर बड़ा हो, क्या बनेगा, ओ बनेगा या ओ, डबल पाई, डबल पाई। एग्जाम्पल पता है, वनौषधि,
1 प्लस औषधि। 1 भी क्या निकल के आ रहा है? आप। और औषधि का मैम औषधि में एक मात्रा लगेगी ना जब संधि विच्छेद करेंगे या दोनों? औषधि नहीं होता है। नहीं जब संधि विच्छेद कर रहे हैं तभी फर्ज करके नहीं, जैसे आपने वो डबल मात्रा लगाया 1 प्लस औषधि। डबल मात्रा मैंने इसलिए लगाया क्योंकि नियम भी ये कहलाता है कि बाद में आने वाला स्वर या तो आपका ह्रस्व हो या दीर्घ हो, लेकिन बनेगा कैसा? दीर्घ ही बनेगा। अगर आप इसको शुद्ध रूप में देखोगे औषधि का तो औषधि ही होता है। मात्रा ही लगती है, बट मैं संधि विच्छेद में कह रही हूँ। विच्छेद में भी औषधि ही बनेगा, औषधि नहीं लिखा जाएगा। नहीं विच्छेद में मैम एक मात्रा लगेगी। एक मात्रा लगेगी। विच्छेद में एक मात्रा तब लगती है जब उसके कारक बनाते हैं औषधि नाम। जब उसका कारक बनाते हैं वहां तुम लोगों ने देखा होगा कि एक ही मात्रा लगी हुई हो। जब उसका कारक बनाते हैं, किसी से संबंध दिखाते हैं औषधि होगा, तब वहां एक मात्रा लगी होगी। लेकिन औषधि में जब हम उसका विच्छेद करेंगे यहाँ पे वनौषधि या महाऔषधि में, तो 2 ही मात्राएं लगेंगी। भाई संधि विच्छेद के बाद दोनों पदों का सार्थक होना भी तो जरूरी है। सार्थक होना जरूरी है या नहीं है? अगर जैसा हमने सबसे पहला शब्द लिखा था नेत्र, नेत्र लिखा था ना, तो नेत्र को हमने क्यों नहीं गुण संधि के अंतर्गत लिया था क्या? भाई यहाँ भी तो संधि विच्छेद कर सकते थे हम, ना प्लस इत्र। क्या दोनों पद सार्थक थे? दोनों पदों का सार्थक होना जरूरी है। जब हम विच्छेद करते हैं, चाहे वो आपके संधि विच्छेद में हो, चाहे समास विग्रह हो, जब तक आपके दोनों पद सार्थक नहीं होंगे तब तक वो पद नहीं कहलाते हैं। कहीं लिखा हुआ है कि औषधि है? कहाँ? बुक्स में। चलो देख लूंगी मैं, देख लूंगी मैं। हो सकता है कि मैंने गलत पढ़ा या हो सकता है कि कुछ कंफ्यूजन होना हो। देख कौन सी बुक थी, किस क्लास की? मैम ऐसे मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने खुद से ही पढ़ा है प्रॉपर, वो हिंदी की बुक है। चलो देखें, क्योंकि हो सकता है कि अगर बुक से ही पढ़ा हो तो अगर किसी किताब में हो तो हो सकता है सभी किताबों में होगा। ऐसा तो नहीं है ना कि किसी प्रॉपर एक राइटर ने अपनी किताब में गलत मेंशन किया। अगर हो सकता है नियम अगर सही है तो फिर सही, जैसा बता रही हूँ वैसे ही होगा। चौथी संधि कौन सी थी? यार संधि। कौन सी होती है यार संधि? यार संधि कौन सी होती है? जब ई, ऊ और ऋ, इनके सामने क्या होते हैं? असमान स्वर आते हैं। यानी कि पहले वाले पद में क्या होगा? ई होगा, ऊ होगा और रे होगा। लेकिन दूसरे वाले पद में क्या होगा? असमान स्वर होगा। कोई भी स्वर हो सकता है, आ भी हो सकता है, ई को छोड़ के कुछ भी होगा, कोई भी स्वर हो सकता है। ऊ को छोड़ के कोई भी स्वर आ सकता है। इसी तरीके से रे को छोड़ के कोई भी स्वर। अगर मान लीजिए ई के सामने ई आ जाए तो क्या होगा? वो दीर्घ संधि में पहुंच जाएगा। तो इसलिए क्या करेंगे यहाँ पे? ई ना होके कोई भी असमान स्वर होगा। आ भी हो सकता है, ऊ भी हो सकता है, कुछ भी। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, प्रत्येक। कैसे बनता है प्रत्येक? प्रति प्लस ए। इस
इसका स्वर क्या निकल के आ रहा है ता का? छोटी ई। और इधर का ए। दोनों समान है? दोनों समान है? नहीं है। तो यही नियम कहलाता है, जब ई के सामने आपका असमान स्वर आता है तो बदले में क्या बन जाता है? या। ई के स्थान पे क्या हो जाएगा? या। और ए की जो मात्रा वो किस पे लग जाएगी? जिससे स्वर निकला हुआ है, यानी ता से। प्रत्येक था, जब हमने विच्छेद किया तो क्या बना? प्रति और एक। इसका क्या निकल के आया? ई। और एक का क्या है? एक। चूंकि प्रतीक में से ई निकल के आया तो ता हमारा क्या रह गया? आधा रहेगा नहीं? वही व्यंजन में से यदि स्वर निकल जाएगा तो आधा रह जाएगा या नहीं? या पूरा रहेगा तब भी? आधा रह जाएगा ना। तो आधा ता, फिर क्या था हमारा? एक। तो ई के स्थान पर हमारा क्या परिवर्तन होके आया संधि के बाद? या। और जो ए था वो या पे लगा, बन गया हमारा प्रत्येक। एक शब्द और ले लेते हैं यार संधि का। स्वागत। कैसे बनता है स्वागत? सु प्लस आगत। अब यहाँ तो हमें कहीं वाह नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन ये वाह कैसे आ गया यहाँ पे? जब हमने विच्छेद किया तो कहीं वाह नहीं था, लेकिन जब हमने संधि की उस पद की, दोनों पदों की, तो वाह कहाँ से आ गया? जब हम सा में से मुंह निकालेंगे और इधर का क्या है? आ। नियम के अनुसार क्या होगा? ऊ के स्थान पे क्या हो जाएगा? वाह। आधा सा, क्योंकि इसमें से हमने स्वर निकाल लिया तो ये आधा रह जाएगा। वाह। आगत का आ की मात्रा लगेगी और स्वागत। ठीक है। ऊ के स्थान पे क्या हो जाता है? यड़ संधि में बा हो जाता है, और ई के स्थान पे क्या हो जाता है? या हो जाता है। यड़ संधि की एक पहचान और देख लेते हैं। जहां पर भी आपका क्या हो, कोई भी व्यंजन आधा हो, स्वर में व्यंजन आधा हो, वहां पे क्या होती है आपकी? हमेशा यड़ संधि होती है। प्रत्येक, स्वागत, मध्वरी, सुना है ना? अध्वरी, इस तरीके के जितने भी शब्द होते हैं वो सब क्या आते हैं? यड़ संधि में। वृद्धि हो गई, यड़ हो गई, और चौथी कौन सी थी? अयादी। ये और पढ़ लेते हैं सर। अयादी संधि क्या होती है? अयादी संधि कौन सी होती है? छोटी, हाँ, कोई भी स्वर इसमें आए आ। जब आपके जो चारों संयुक्त स्वर है, ए ओ और औ, यहाँ पे सिर्फ संयुक्त स्वरों की बात होगी अयादी संधि में, ई की बात ही नहीं होगी यहाँ पे। जब इन चारों संयुक्त स्वरों के सामने क्या होता है? असमान स्वर आता है, तब क्या होता है आपकी? अयादी संधि। ई की बात नहीं होगी यहाँ पे। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, नयन, पावक या फिर पवन, नयन या फिर नायक।
चेक करेंगे तो क्या बनेगा पावक का या पवन का क्या बनेगा? पो प्लस अन, ओ है ना, और ये क्या निकल के आ रहा है? आ। नियम हमारा क्या कहता है कि जब ए, ओ और औ के सामने असमान स्वर आते हैं तब तो क्या होता है? ओ के स्थान पे क्या हो जाएगा? अब। ए के स्थान पे इधर लिख लो पहले, ए के स्थान पे हो जाता आए, ए के स्थान पे हो जाता आए, ओ के स्थान पे हो जाता है अब, और औ के स्थान पे हो जाता है आ। यहाँ पे ई की बात ही नहीं करेंगे। ए के स्थान पे आए, ए के स्थान पे आए, ओ के स्थान पे अब और औ के स्थान पे आ। जैसे नयन था, नयन में क्या हुआ? ने प्लस है, ने प्लस अन। ने का क्या निकला? ए, और अन का क्या है? आ। दोनों असमान है। ए के स्थान पे क्या बन गया हमारा? आई। मतलब आई वाला तो क्या हुआ? ना, जो आ था क्योंकि इसमें से स्वर निकल गया था तो ये व्यंजन अपने आप ही आधा रह गया, और ये वाला हमें व्यंजन लगाना भी, स्वर इसमें लगाना भी, तो क्या हो गया? ना पूरा बना नयन। ऐसी नायक, नायक कैसे बनेगा? ने प्लस अक। ए के स्थान के नियम के अनुसार क्या हो जाता है? आय, नायक। यानी कि क्या है हमारा जो अयादी संधि वो किसकी बात कर रही है? आए, आए, ओ में बनता अब और औ में बन जाता अब। पवन में क्या था? पवन बता ही दिया था, पो प्लस अन। और इसी तरीके से पावक कैसे बनेगा? पौ प्लस अक। औ के स्थान में क्या बन रहा है? औ के स्थान में क्या बन रहा है? आप। पा प्लस आम जो हमारा बन रहा है और प्लस अब, और जब हम तीनों को मिला के लिखेंगे तो क्या होगा हमारा? पावक। ठीक है, ये पांचों संधि जो आज हमने पढ़ी है, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादी, ये पांचों जो संधियां हैं, अगर इसमें किसी को भी कुछ पूछना हो तो अपनी जिज्ञासा या समस्या लिख के तैयार करना। ठीक है, और कोई भी कंफ्यूजन है, हो सकता है कि अगर कुछ नियम में कोई गलती रह गई हो तो उसे विद प्रमाण, क्योंकि सबके पास किताबें मुझे पता है कि हैं, पहले से तैयारी कर रहे हो सब लोग, ऐसा नहीं, कलेक्शन होगा भी किताबों का, जानकारियों का, हाँ लाइब्रेरी का, तो उसके साथ मिलेंगे। ठीक है, मैं डायरेक्ट